ঘোষলা এ তো ভীষণ গন্ডগোল আমি মানবো না। नमस्कार, आप सबका स्वागत डेमोक्रेटिक मंकीज पर। मैं हूं अनुज। दोस्तों, एक कहावत है, शेर जंगल में तब तक ही दहाड़ता है जब तक जंगल उसके बाप ना हो। लेकिन क्या हो जब जंगल के नियम बदल जाए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव का मतलब होता था बूथ मैनेजमेंट, खेला और वोटरों में खौफ। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों ने एक नई स्क्रिप्ट लिख दी है। जो मुख्यमंत्री कल तक व्हील चेयर से लेकर मंचों तक फुल कॉन्फिडेंस में खेला होबे का नारा देती घूमती थी, वो आज चुनाव खत्म होने के बाद तो भीषण गोंदोबल कहती हुई नजर आ रही है। वो ईवीएम वाले स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 4-4 घंटे कुर्सी डालकर बैठी हुई है। गली गली ऐसे घूम रही है जैसे कोई नया कैंडिडेट अपनी जमानत बचाने की टेंशन में घूमता है। सोचिए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पास पूरी पुलिस, पूरी मशीनरी है, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह ईवीएम की पहरेदारी कर रही है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस ने इस बार वो नहीं होने दिया जिसकी इनको आदत थी। जब 92-93% जनता बिना डरे बेखौफ होकर अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए निकलती है ना, तो बड़े बड़ों की कुर्सी के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। और इसी बौखलाहट का नतीजा है ये एग्जिट पोल्स के बाद और नतीजे आने से पहले हार के डर से ईवीएम वाली रोने धोने वाली स्क्रिप्ट। आज डेमोक्रेटिक मंकीज में हम पश्चिम बंगाल की उस हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसको ये सिंडिकेट हम सबसे छुपाना चाहता था। आप सबने एग्जिट पोल्स तो देख ही लिए होंगे। लगभग हर सर्वे, चाहे वो टुडे चाणक्य हो या पीमार, चीख कर ये कह रहा है कि इस बार बंगाल में सुनामी आई है। कुछ तो बीजेपी को 190 के पार ले जा रहे हैं। हालांकि मैं एक सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने सोर्सेज और अपनी जानकारी के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शंस की थी, जिसमें 168 to 183 सीट्स में बीजेपी को मिलती हुई देख रहा हूँ। देखना है कि 4 मई को कौन सही होता है। और ये सब देखकर टीवी का रिएक्शन क्या है कि ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। अरे भाई, हम जिसको ये घोषित किया गया है कि हम भाजपा के विरोधी हो गए, हम भी बीजेपी के इशारे पे ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। मतलब जब तक आप जीत रहे थे तब तक जनता जनार्दन थी, और अब जब जमीन खिसक रही है तो ईवीएम हैक हो गई। लेकिन अब सबको मालूम है कि ये राजनीति का सबसे घिसा पिटा और पुराना फेल्योर मैनेजमेंट कोर्स है। 4 मई को जब नतीजे आएंगे और सत्ता हाथ से जाएगी, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई ना कोई तो बलि का बकरा चाहिए ना। तो फिर ईवीएम से बढ़िया क्या है? असली दर्द ईवीएम का नहीं है। असली दर्द ये है कि इस बार टीएमसी वाले वोटरों को धमका नहीं पाए। लाख कोशिश के बाद भी कोई गुंडा किसी आम आदमी की जगह उसका वोट नहीं डाल पाया। और जब जनता खुद अपना वोट अपने आप अपनी मर्जी से डालती है, तो फिर तानाशाहों को तो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर चौकीदारी करने के लिए बैठना ही पड़ता है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए कि इन लोगों ने बंगाल का क्या किया है। ये वो बंगाल है जिसने भारत को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान दिया, जहाँ की मिट्टी से सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसे महान नायक पैदा हुए। और आज इन्होंने बंगाल को क्या से क्या बना दिया, जैसे कि वो भारत का हिस्सा ही ना हो। बहिर्गतो माने बाहरी है, ये नारे लगाते हैं ये लोग। अरे इस देश के लोग अपने ही देश के एक राज्य में बाहरी कैसे हो सकते हैं? जिस बंगाल में कभी देश की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज धुआं उगलती थी, वहां से आज सारी इंडस्ट्रीज भाग चुकी है। वहां का युवा आज दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। और जो लोग वहां रहकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसको कहते हैं टोलेबाजी या डंडा टैक्स। जरा इस लॉजिक को समझिए। एक ट्रांसपोर्टर है जिसके पास उसकी गाड़ी के लिए ऑल इंडिया परमिट, जिससे वो पूरे भारत में अपनी गाड़ी से माल भेज सकता है। उसे पूरे देश में कहीं भी कोई अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे पहुंचती है, उसको एक डंडा टैक्स देना पड़ता है। क्यों भाई? क्या वेस्ट बंगाल
भारत का हिस्सा नहीं है? क्या उस पर भारत का संविधान लागू नहीं होता? क्या वहां पर भारत सरकार के परमिट की कोई वैल्यू नहीं है? जी नहीं, ये सिंडिकेट राज, ये खुलेआम वसूली, ये तोलेबाजी, इसी ने बंगाल के लोगों की कमर तोड़ के रख दी। और इस सब से परेशान होकर अब जब वहां की जनता वोट देने के लिए बेखौफ होकर निकली तो इन लोगों को ईवीएम में भूत नजर आने लगे। लेकिन इस सबसे भयानक और भी तो बहुत कुछ है। बंगाल की वो डार्क रियलिटी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। हम बात कर रहे हैं संदेश खाली और आरजीकर अस्पताल वाली घटनाओं की। सोच कर देखिए, एक राज्य जहाँ के मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहाँ संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अकल्पनीय दरिंदगी हुई और महीनों तक पुलिस दरिंदों और अपराधियों को बचाने में लगी रही। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, जहां सुरक्षा के नाम पे सिस्टम ने जो नंगा नाच किया वो सबने देखा, पूरे देश की आंखों के सामने था वो। और इन सब घटनाओं पे सिस्टम का, सरकार का क्या जवाब था? न्याय देना? नहीं, जवाब था कि रात में 7 बजे के बाद लड़कियों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वाह भाई, क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या नीति है। मतलब अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूमेंगे, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिलेगा, लेकिन लड़कियां 7 बजे के बाद घरों में कैद हो जाए। ये था आपकी महिला सुरक्षा का मॉडल। जब आप विक्टिम को ही सिस्टम का शिकार बना देंगे और वो विक्टिम जब ईवीएम के सामने खड़ा होगा तो वो ईवीएम का बटन नहीं दबाएगा, वो आपके अहंकार को कुचलेगा। और वही इस बार हुआ है। बात कर लेते हैं इस पिक्चर के को स्टार्स की। उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी, सांसद महोदय, जिनके ऊपर घोटालों के ऐसे ऐसे आरोप है कि पूरी की पूरी वेब सीरीज बन जाए। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, कोयला घोटाला, मतलब लंबी लिस्ट है। लेकिन भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखिए। चुनाव के बीच अपनी गाड़ी की छत पे खड़े होकर लोगों को ऐसे धमका रहे थे कि पिछली बार तो हम यहाँ से हार गए थे, लेकिन हमने आपको माफ कर दिया। इस बार 4 मई 12 बजे के बाद हम देखेंगे कि कौन तुमको बचाने आता है, कौन सा किसका बाप दिल्ली से बचाने आता है। ये एक सांसद की भाषा होती है? अरे भाई, अब चुनाव लड़ रहे हैं या गैंग वॉर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? ये भाषा किसी लोकतांत्रिक नेता की है या किसी सिंडिकेट के बॉस की? दिल्ली से कौन बचाने आएगा? ये धमकी देके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद खून खराबा होगा बंगाल की सड़कों पे? दूसरी, वो सांसद महोदया जो एक आईपीएस ऑफिसर को फेयर एंड लवली बबुआ और पता नहीं कितनी घटिया लैंग्वेज से संबोधित कर रही, जिन्होंने अपना ईमान किसी हीरा नंदानी को बेचा हो, वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर के बारे में ऐसी बात करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑब्जर्वर बना के भेजा था और वो आपके गुंडों को गुंडाई नहीं करने दे रहा था। और किसके लिए? उस जहांगीर खान के लिए जिसके ऊपर लोग कहते हैं अलग अलग तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक पता नहीं किस तरह आरोप है। मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा लोग, वेस्ट बंगाल के लोग कहते हैं कि वो किन किन कामों में लिप्त हैं। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुई थी उसका मेन अक्यूज वो है, लेकिन उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सिर्फ आपकी सत्ता की हनक, यही वो अहंकार, यही वो पोस्ट पोल वायलेंस का डर जो जनता के मन में आप बैठाना चाहते थे। लेकिन आप लोग ये भूल गए कि जब जनता डरना बंद कर देती है, जब वोटर नहीं डरता, तो वो नेता को गाड़ी की छतों से सीधा जमीन पर मुंह के बल पटक देता है। जनता किसी को खुशी से तब वोट देती है जब उसको उम्मीद दिखती है। खौफ के साए में कोई किसी को दिल से वोट नहीं देता। इस बार ये लोग अपना पुराना लूट का सिस्टम चला नहीं पाए। सेंट्रल फोर्सेज ने इनका पूरा कोर्स ही आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, तो बौखलाहट तो लाजमी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो घबराहट आज गलियों में और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर दिख रही है, वो किसी ईवीएम के हैक होने की घबराहट नहीं है। वो घबराहट है जनता के, वोटर्स के जागने की। वो सिंडिकेट के टूटने का डर है जिसने बंगाल को एक ठंडा टैक्स स्टेट बनाकर रख दिया। 4 मई को नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने अपना हिसाब कर दिया है। बस अब इतना देखना रह गया है कि 4 मई के बाद ईवीएम का रोना कितनी जोर से रोया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि हमने सही नस पकड़ी है,
तो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल डेमोक्रेटिक मंकीज को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, खेला होबे या खेला शेष, यानी खेला खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।